Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Like Easy, and today we will discuss chapter number 1 of class 10th Science Chemical Reaction and Equation. So guys, you know what, this chapter is most important in our CBSE purpose and for your exam also. So guys, in this video what we will do, we will discuss chemical reaction and equation, type of chemical reaction एंड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो चैप्टर है इसमें जनरली हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन है क्या और ये केमिकल इक्वेशन क्या है, और हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं आखिर इनके कितने टाइप्स होते हैं. फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन की क्या इफेक्ट है. सो गाइस, सबसे पहले हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को डिस्कस करते हैं कि ये केमिकल चेंज क्या है और ये फिजिकल चेंज क्या है. तो केमिकल चेंज क्या है? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एंड चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज अकर. तो मैं आपको बता दूं कि जो केमिकल चेंज होते हैं ना वो इरिवर्सिबल होते हैं. उसमें क्या होता है कि जो न्यू सब्सटेंस होता है वो फॉर्म होता है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना उसमें भी चेंजेस आते हैं. जैसे कि मैं ना आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हमारे पास क्या है, वुड है, इट मीन्स लकड़ी है. तो जब मैं लकड़ी को बर्न करूँगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कोयले में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इसमें हमने क्या देखा कि एक न्यू सब्सटेंस क्या हुआ, फॉर्म हुआ. कि जब हमने लकड़ी को बर्न किया तो एक कोयला फॉर्म हुआ. तो ये क्या, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म है. और इसमें क्या होगा कि जो वुड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ना और आपके जो कोयले की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. इट मीन्स अलग अलग होंगी, है ना. और ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना वो आपके इरिवर्सिबल होते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि इरिवर्सिबल क्या है. तो इरिवर्सिबल का जनरली मतलब होता है कि जैसे कि वुड है, ठीक है, वुड से क्या बना, हमारा कोयला बन गया जब हमने उसको बर्न किया. अब आप कोयले से वुड को बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना. तो ये क्या है, ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज है, जो कि हम केमिकल चेंज को भी इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं. और इसके बाद ना मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगी. जैसे कि आपने देखा होगा बिस्किट है ना, हर कोई खाता है जनरली बिस्कुट. तो आप देखोगे कि जो बिस्कुट होता है जब हमसे ये टूट जाता है तो क्या अब हम बिस्कुट को दोबारा से उसकी शेप में ला देते हैं क्या? नहीं ला पाते ना. तो वही क्या हमारा केमिकल चेंज है. और मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वो आटा गूंथती हैं ना, तो पहले क्या होता है, फ्लर होता है, मीन्स आटा. आटे को जब हमारी मम्मी गूंथ देती है तो क्या वो गूंदा हुआ आटा दोबारा से फ्लर में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना. तो वो क्या है, हमारा केमिकल चेंज है. अब मुझे लग रहा है कि आप सबको केमिकल चेंज अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम फिजिकल चेंज की तरफ मुड़ते हैं कि आखिर ये फिजिकल चेंज होता क्या है. सो नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. फिजिकल चेंज में क्या होता है गाइस कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है एंड चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज अकर. और इसमें क्या होता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना उसमें भी चेंजेस होते हैं. और हम फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं. अब हम फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल चेंज क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? अब मैं ना आपको फिजिकल चेंज का ना एक और एग्जांपल देती हूँ. देखो, फिजिकल चेंज मैंने भी आपको क्या बताया कि वो रिवर्सिबल होता है ना. कहने का मतलब ये कि जैसे कि मेरे पास आइज़ है, मीन्स बर्फ़ है. तो जब मैं बर्फ़ को थोड़ी देर रखूँगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो बर्फ़ की जो फिजिकल वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी और आपकी जो वाटर होंगी उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी. कैसे? जैसे कि आइज़ है तो आइज़ क्या होता है? सॉलिड होता है. और वाटर क्या है? लिक्विड है. तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है? अलग अलग है. और कोई न्यू सब्सटेंस थोड़ी ना बना है इसमें, नहीं बनाना. तो यही क्या हमारा फिजिकल चेंज है. और ये क्या है? रिवर्सिबल है. जैसे कि मैंने आइस से क्या बनाया? वाटर. अब मैं वाटर से क्या बना दूंगी? आइस. तो ये क्या है? हमारा फिजिकल चेंज है, जिसको हम रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं. इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हमारे पास ना बैलून होता है, ठीक है. तो जब हम बैलून को फुलाएंगे तो वो एकदम बड़ा हो जाता है ना. फुलाने के बाद जब हम उसमें से हवा निकालते हैं तो वो पिचक जाता है. तो वो क्या? रिवर्सिबल चेंज है. क्योंकि जब मैंने उसको फुलाया तो वो मतलब कि पहले पिचका हुआ था, ठीक है. जब मैंने उसको फुलाया तो वो बड़ा हो गया और जैसे मैंने उसमें हवा निकाल दी तो वो सेम हो गया. तो वो क्या? हमारा रिवर्सिबल चेंज है. अब मुझे लगता है आप लोगों को ना केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज ना अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन क्या है. सो अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर
to form new product with new chemical identity and property. So guys, केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि दो या फिर दो से अधिक सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो एक न्यू जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी होती है ना और जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एकदम डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, वाटर, मीन्स H2O। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, गैसेज है। जब ये एक दूसरे के साथ इन्होंने रिएक्ट करा तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, वाटर, जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो हमने देखा इसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है और जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, डिफरेंट है। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सिंपल से आपको याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जब हम दो या फिर दो से अधिक सब्सटेंसेस को एक साथ रिएक्ट करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, क्या आखिर केमिकल इक्वेशन होता क्या है। सो अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड सेम। सो गाइज, इसमें ना केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। और इसमें जनरली हम क्या करते हैं कि जो सिंबल्स होते हैं और जो फॉर्मूले होते हैं ना उनको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड यूज़ करते हैं। तो देखो हुआ क्या था कि हमारे जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने बोला कि जो वर्ड इक्वेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है और उसको हम लिखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। जैसे कि वर्ड इक्वेशन में बता रखा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाटर, है ना। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। तो हमारे साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक इक्वेशन में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें सिंबल्स और फॉर्मूले में, है ना। तो उसी को उन्होंने क्या कहा है, केमिकल इक्वेशन क्या है कहा है। तो जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल बनाया H2, ऑक्सीजन का बनाया O2। जब ये दो एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए तो उन्होंने क्या फॉर्म किया, H2O, मीन्स वाटर फॉर्म किया। तो ये क्या एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो देखो जैसे कि इसमें बता रखा है कि Mg रिएक्ट विथ O2 टू फॉर्म अ MgO प्लस में हीट। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, और प्लस में हीट भी प्रोड्यूस करता है। अब इसमें सोच रहे होंगे कि इसमें लिखा है कि सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर यूज सेम, कि जो सिंबल्स एंड फॉर्मूले होते हैं रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड वहाँ पर यूज़ होते हैं, है ना। तो अब आप सोचोगे कि रिएक्टेंट क्या है और ये प्रोडक्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड वाला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड वाला रिएक्टेंट और राइट हैंड वाला प्रोडक्ट। अब इसमें बता रखा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस किया, फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को आखिर कैसे बैलेंस करें, आखिर ये है क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन। So guys, a chemical equation in which number of atom of each element on reactant side is equal to that of product side, and balancing of chemical equation is done to follow the law of conservation of mass. So mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, आखिर ये बोल क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बता रखा है कि केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, है ना, हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम होते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड वो क्या है, अगर इक्वल है तो वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो डन होती है किसके ज़रिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ज़रिए। और जो कि आपने अपनी 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या। तो इसमें हमने देखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन के दौरान हम
मास को ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ना तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, ना ही उसको हम कम कर सकते हैं। वही क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अभी मैं आपको ना एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। फिर इसमें बता रखा है कि द मेथड यूज्ड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। जिस मेथड से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो मेथड कौन सा होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। सो एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। और जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसमें हम मतलब कि जो कोफिशिएंट होता है उसी में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, और वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स को हम क्या करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। ठीक है, जैसे अब देखो गाइज, इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है इसमें, उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, आयरन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ Fe3O4 जो कि क्या है, ब्लैक आयरन ऑक्साइड है, प्लस में H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। तो इसमें बता रखा है कि जब भी आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, ब्लैक आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, अनबैलेंस है। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है कि चेक द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। ये क्या हमें एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम है ना उनको हम चेक करेंगे कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं है बैलेंस, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो देखो अब आप सोचेंगे एलिमेंट क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया है ना, ये जैसे आयरन हो गया, H2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। क्या है, ये एलिमेंट है। और इन हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, अब हम रिएक्टेंट साइड देखेंगे। ये क्या हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में हमने देखा कि जो आयरन की जो एलिमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम जो हैं आयरन की वो क्या है, 1 है। तो हमने कितना लिखा, 1। कितना लिखा हमने, 1। और वही अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड में आयरन की जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं, 3। कितने आप देख सकते हो इधर कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो हमने इधर 3 लिख दिया। अब हम किसके पास जाते हैं, अब हम हाइड्रोजन के पास जाते हैं। हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड वो कितने हैं आपके, 2 हैं। आप इधर देख सकते हो कितने हैं आपके, 2 हैं इधर, है ना। तो हमने इधर लिख दिया 2। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2 है, इधर भी 2 लिख दिया। तो हाइड्रोजन क्या है हमारा, बैलेंस है। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 है। कितना है, 1। और हमारा जो प्रोडक्ट साइड है उधर कितने हैं, 4 है, 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की जो एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एटम कितने हैं, उसको सबसे पहले अब हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया। ठीक है, अब हम ऊपर बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब आप देखो, अब अब इसमें सेकंड स्टेप बता रखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी मल्टीप्लाई H2O मॉलिक्यूल्स बाय 4। हमने देखा था कि हाइड्रोजन के जो एटम्स थे वो क्या थे, इक्वल थे ना। जैसे आप देख सकते हो उधर हाइड्रोजन के एटम क्या है, इक्वल है। लेकिन जो ऑक्सीजन के एटम है वो क्या है, डिफरेंट है। रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1 है, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 4 है। तो हम क्या करेंगे, हमें ऑक्सीजन के एटम को रिएक्टेंट साइड 4 करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे H2O से। किससे करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल से हम 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने वाटर को मल्टीप्लाई किया 4 से तो हमने देखा कि 4H2 है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है वो किसका है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना। जो H2 है और 4 इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, 4 2 जा 8। तो हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए आपके, 8 हो गए, है ना। एंड 4 और O है, तो इसका मतलब 4 क्या हमारे ऑक्सीजन के हैं। तो हमने देखा कि रिएक्टेंट साइड कितने हो गए, 4 एटम हो गए, किसके, 4 एटम हो गए हमारे ऑक्सीजन के, है ना। और कहते हैं प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 4 है, आप इधर देख सकते हो। लेकिन जब हमने हाइड्रोजन में देखा तो 4 2 जा 8,
हाइड्रोजन के आइटम कितने हो गए, 8 हो गए, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 हैं, और आयरन का 1 है और 3 है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब आप क्या करोगे, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, ऑक्सीजन की जो एटम है उसको क्या कर लिया हमने, हमने बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो 4 स्टेप है उसमें बोला है कि बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम बाय मल्टीप्लाइंग H2 विथ 4। अब देखो अब इसमें बता रखा है कि अब हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन के एटम्स है ना उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 4 को H2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इधर देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं कि Fe प्लस में 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस में 4H2O। अब हमने क्या करा कि जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब हाइड्रोजन के जो 4 हैं एटम्स, उसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को H2O से। तो 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है ना। तो प्रोडक्ट साइड कितने आ गए, 8 आ गए ना। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन की जो एटम है रिएक्टेंट साइड वो कितने हैं, 8, और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 8 है। ऑक्सीजन की जो एटम है वो कितने हैं, 4, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 4। अब हमने देखा कि हाइड्रोजन के जो एटम्स है और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो क्या हो गए हैं, बैलेंस हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि आयरन में हमने देखा कि आयरन में अभी क्या है, जो नंबर ऑफ एटम है जो रिएक्टेंट साइड वो 1 है और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3 हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो आयरन के जो एटम्स हैं उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सो 5 स्टेप बता रखा है कि बैलेंसिंग Fe बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे कि आयरन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो गाइज इधर ना थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपने इसको देख लेना। इधर क्या होगा 8, क्योंकि हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है, ठीक है। अब देखो अब नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड कितने, 3 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड कितने, 1 है। अब हम क्या करेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि रिएक्टेंट साइड में आयरन को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 3 को रिएक्टेंट साइड आयरन से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला, 3। तो हमने क्या देखा कि अब जो आयरन है, आयरन की जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, अब वो क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो गए हैं। क्योंकि रिएक्टेंट साइड आयरन के जो एटम है वो कितने हैं, 3, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3। अब देखो आप, हमने आयरन को बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 3 आयरन प्लस में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एरो एंड Fe3O4 प्लस में 4H2O। तो ये क्या है, अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है, और हमने अब अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो ईजिली समझ में आया होगा। अब देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, ताकि ना आपकी जो ये प्रैक्टिस है वो सही हो जाए। और आपको ना ये ज़रूर करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। सम इक्वेशन यू शुड प्रैक्टिस बैलेंसिंग। सो ZnCO3 मीन्स जिंक कार्बोनेट ZnO प्लस CO2, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, क्योंकि इधर रिएक्टेंट साइड में Zn की कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 है, प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स इधर है और 1 मॉलिक्यूल्स इस साइड है, कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। और जो कार्बन है उसका मॉलिक्यूल्स क्या है, 1, और प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 1। इसका मतलब ये क्या है, हमारी बैलेंस है। इसको मैं बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट वाली वो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। क्या है, हमारी बैलेंस, ठीक है, इसलिए आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली केमिकल इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, PbNO3 ये वाली जो इक्वेशन है, ये सारी इक्वेशन आपको क्या करनी है, बैलेंस करनी है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अच्छे से आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और इसके मैंने आंसर भी दे रखे हैं ताकि आप इससे मैच कर सको कि आपके जो आंसर्स हैं क्या आपने सही अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है कि नहीं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है पेरिसिपिटेट। अब हम पढ़ेंगे पेरिसिपिटेट क्या है। सो एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ पेरिसिपिटेट। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है ना उसको हम पेरिसिपिटेट कहते हैं। कहने का मतलब ये कि जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पे जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो बचता है या फिर इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पेरिसिपिटेट कहते हैं। अब इधर एक क्वेश्चन है कि वाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। इट मीन्स एयर में बर्न करने से पहले
हम मैग्नीशियम रिबन को आखिर क्लीन क्यों करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका इम्पॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो द मैग्नीशियम रिबन विच वी use usually has a coating of magnesium oxide on its surface which is formed by the slow action of oxygen of air on it. So before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper, and this is done to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon so that it may readily combine with oxygen of air. So देखो इसमें आपको बता रखा है कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है ना, उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है, कोटिंग चढ़ी होती है उसके ऊपर, उसके सरफेस पे। तो क्या होता है, विच इज़ फॉर्म बाय द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट। तो जब वो बर्न होती है ना, उस पर ऑक्सीजन से क्या होती है, कॉन्टेक्ट में आती है। तो वही बता रखा है कि इसलिए हम क्या करते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, बर्न करने से पहले क्लीन करते हैं। और किससे क्लीन करते हैं, सैंड पेपर से, ताकि वो अच्छे से क्या हो सके, बर्न हो सके। और दिस इज़ डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हम क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन होती है उस पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं दैट इट में रियरली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, ताकि वो ऑक्सीजन मतलब एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रियरली कंबाइन हो सके, है ना। ये हमने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक और दे रखा है कि वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आइज। इसका मतलब सबसे पहले हमने ये देखा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसको सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, इट मीन्स क्लीन क्यों करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा क्योंकि उस पर वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन जो होती है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो हम उसको अपनी आइज से दूर क्यों रखते हैं, इसका रीज़न बताओ। तो बता रखा है कि the dazzling white light given out during the burning of magnesium ribbon is harmful to the eyes. The magnesium ribbon should be burned by keeping it as far as possible from the eyes. तो इसमें बता रखा है कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो हमें एक वाइट मतलब कि डेजलिंग वाइट लाइट देती है जब हम उसको बर्न करते हैं, जो कि हमारी आइज़ के लिए क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, दूर रखकर बर्न करते हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक। अब आप सोच रहे होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन की हम ना उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, उसकी क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा कि कलर में चेंजेस आएंगे, स्टेट और टेम्परेचर, इसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो वही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के। अब ना इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर के, ताकि आपको अच्छे से क्या है ये समझ में आ जाए। जैसे ये चेंज इन कलर के एग्जांपल है कि आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म अ आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। कहने का मतलब ये कि आयरन जब भी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, आयरन सल्फेट और कॉपर। तो हमने देखा कि जो कॉपर सल्फेट है वो कौन सा कलर का है, ब्लू इन कलर का है। लेकिन जब वो आयरन के साथ रिएक्ट हुआ तो उसने क्या फॉर्म किया, आयरन सल्फेट, जो कि कौन से कलर का हो गया, ग्रीन, है ना। तो हमने क्या देखा कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या हुआ, कलर में चेंजेस आए। पहले ब्लू था लेकिन जब वो आयरन के साथ रिएक्ट हो गया तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो पहला आपको समझ में आया चेंज इन कलर। अब दूसरा है चेंज इन स्टेट, कि स्टेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखो जैसे कि हाइड्रोजन है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, H2O मीन्स वाटर। तो जो हाइड्रोजन है उसकी स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो हमने देखा हाइड्रोजन क्या है, गैस है। O2 ऑक्सीजन वो भी क्या है, गैस है। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट हुई तो उसने क्या फॉर्म किया, H2O, जो कि क्या है, वाटर, जो कि किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो हमने क्या देखा कि स्टेट में भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। अब हम टेम्परेचर में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जब उसने वाटर के साथ उसकी रिएक्शन हुई तो उसने क्या फॉर्म किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट। तो इसमें बता रखा है कि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ
जो हीट होती है उसको क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो टेम्परेचर में क्या है, चेंजेस आए, तो यही क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब हम इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो Zn रिएक्ट विद H2SO4, है ना, जिंक H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसके साथ उसने रिएक्शन हुई, क्या फॉर्म किया, जिंक सल्फेट प्लस में H2 जो कि क्या है, गैस है। तो H2 गैस क्या, इसमें मतलब इवोल्यूशन हुआ किसका, H2 गैस का। तो यही क्या आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेरिसिपिटेट, कि जो पेरिसिपिटेट रिएक्शन जो होती है, हमने पढ़ा पेरिसिपिटेट रिएक्शन किसे कहते हैं, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ पेरिसिपिटेट, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि PbNO32 लीड नाइट्रेट, जब वो पोटेशियम आयोडीन के साथ उसने रिएक्शन हुआ तो क्या फॉर्म किया, PbI2। इट मीन्स Pb कहा जाए तो लीड आयोडीन, जो कि क्या है, येलो सॉलिड PPT कलरलेस है, प्लस में KNO3 मीन्स, तो हमने क्या देखा, पेरिसिपिटेट की फॉर्मेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि ये भी आपका एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है कि डिफरेंस कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बीच का डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, मीन्स कहने का मतलब ये कि हीट के ज़रिए जब हम कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है ना, एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट करा तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हीट के ज़रिए ही तो रिएक्शन कराई है ना, हीट क्या हुई है इसमें, ऑब्जर्व हुई है, एनर्जी क्या हुई है, ऑब्जर्व हुई है, वही क्या आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसने रिएक्ट करा तो क्या फॉर्म किया, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में उसने एनर्जी को क्या करा, रिलीज़ कर दिया, मीन्स हीट को क्या करा, रिलीज़ कर दिया, वो क्या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक और एग्जाम्पल है जैसे फोटोसिंथेसिस, वो भी क्या आपका एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डाइजेशन और रेस्पिरेशन, वो भी क्या आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब है आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ जनरली, उन नोट्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जब भी आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसी में से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे बहुत सारे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया हो। सो ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप इस चैप्टर्स के नोट्स चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, लेकिन कब कराऊंगी, जब आपके कमेंट आएंगे। ओके गाइस, सो ऐसी और वीडियोस के लिए थैंक यू।